हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के शुरुआती टॉपिक वर्णमाला के कर्म में आज हम स्वर पढ़ रहे हैं। व्यंजन और प्रत्याहार तथा माहेश्वर सूत्र के 2 वीडियो पहले बन चुके हैं। अब हम स्वरों के भेद और उसके संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। स्वरों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि व्यंजन और बाकी के हम पढ़ चुके हैं, इसलिए स्वर की ही बात करेंगे। स्वरों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ हम किसी भी तरह का प्रश्न पीछे नहीं रखेंगे। जिस तरीके से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। हम आपको याद दिला दें, हमारे चैनल पर केवल वर्णमाला और स्वर ही नहीं है, संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक, संधि, समास, वाच्य, यानी कोई भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़े, सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा के लिए अध्ययन करते रहें। बहरहाल देखिए, शुरू करते हैं। अच यानी स्वर। स्वरों की संस्कृत में संख्या कितनी है? 13, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रयोदश। पहली बात क्लियर। हालांकि ये चीज हमने पहले वीडियो में पढ़ ली थी, फिर भी एक बार रिवाइज करके वहां पर हमने कहा था कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों को, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये तीसरा वीडियो बनाया है। दूसरे में हमने प्रत्याहार पढ़े थे, पहले में स्वरों और व्यंजनों के अलग अलग प्रकार और उनके उपभेद पढ़े थे। अब यहाँ पर स्वरों के प्रकार 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है ना। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। अ, ई, उ, री और लृ कितनी होगी? 5। ठीक है ना। और दीर्घ स्वरों की संख्या आ, ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए, आई, ओ, औ कितनी होगी? 8। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 8। अब ध्यान से देखिए, ये चीज वैसे समझाई हुई है पहले वीडियो में। ए का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, ये तो इससे दीर्घ हो रहे हैं और ली से दीर्घ नहीं हो रहा है। और ए, आई, ओ, औ का ह्रस्व नहीं है, इसलिए जिसका ह्रस्व नहीं है छोड़ो, जिसका दीर्घ है दीर्घ को छोड़ो, ह्रस्व को लाओ यहाँ पर, और इसका दीर्घ नहीं है तो इस ह्रस्व को सीधा यहाँ लाओ। तो ये प्लुत बनाने के लिए प्लुत स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, लृ, और उसके बाद में लृ यहाँ पर आ गया, ए, आई, ओ, औ यहाँ पर आ गया। तो ये एक लृ काउंट हो गया। किसमें? दीर्घ स्वरों के अंदर लृ मिला दो, प्लुत बन जाएंगे। तो 1 मिला दिया तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 9। बहुत सारे लोग कहते हैं आप ये कैसे कहते हो, कहां से लाए? प्लुत स्वरों की संख्या नहीं मिलती है, कोचिंगों में भी बताते हैं, लेकिन हम आपको प्रामाणिक तरीके से बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको प्रमाण बताएंगे कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। हम आपको कोई भी किसी तरह का स्वरों से संबंधित प्रश्न बाकी नहीं रखेंगे। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? शुद्ध स्वर 5 ही होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना, वही शुद्ध स्वर है। और मूल स्वर कितने होते हैं? वही आपके मूल स्वर है जो ह्रस्व स्वर है, यही आपके मूल स्वर है, लृ समेत। ठीक है ना। अब संयुक्त स्वर कितने हैं? ए, आई, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। संधि में आपको बताएंगे कि ए के अंदर अ और ई मिलकर के ए बना गुण संधि से, अ और ए मिलकर के आई बना वृद्धि संधि से, अ और उ मिलकर के ओ बना गुण संधि से, अ और ओ मिलकर के औ बना वृद्धि संधि से। तो गुण वृद्धि, गुण वृद्धि, तो ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ये कितने हो गए? 4। ये कौन से है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, क्षेत्रज्ञ वो संस्कृत में होते ही नहीं है। अब मिश्र स्वर, मिश्र स्वर भी यही है। संयुक्त स्वर को, वो मिश्र स्वर को एक ही है, यही 4 है। अर्ध स्वर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध स्वर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। ये 4 अर्ध स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि इको यणचे सूत्र से इस इक का यण बन जाता है। तो यण क्या है? यण तो व्यंजन है, इसलिए ई का य बन जाता है, उ का व बन जाता है, री का र बन जाता है, लृ का ल बन जाता है। तो य, व, र, ल क्रमशः बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? वो व्यंजन बन जाते हैं। इसलिए ये उस व्यंजन का संप्रेषण से वापस स्वर बन जाता है, इसलिए वो तो अर्ध व्यंजन है और ये अर्ध स्वर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है। आगे बात करते हैं। माहेश्वर सूत्रानुसार स्वर कितने हैं?
9। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं? 9। अ ई उ री ली ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। जो आपके प्लुत स्वर है वही आपके माहेश्वर सूत्र के अंदर स्वर है, क्योंकि अब देखिए गुण संज्ञक सूत्र, गुण संज्ञा वाले सूत्र, गुण संज्ञक सूत्र नहीं है, स्वर है, ठीक है ना। गुण संज्ञक स्वर और वृद्धि संज्ञक स्वर सूत्र आगे पढ़ेंगे। अब देखिए गुण संज्ञक स्वर के अंदर अ ए ओ आदि गुण सूत्र है ना, ठीक है। ये सूत्र आ गया इधर। आदि गुण सूत्र से अ ए ओ, ए का नाम क्या है? गुण। ए का नाम क्या है? गुण। ओ का नाम क्या है? गुण, ठीक है ना। इनका नाम है गुण। संज्ञा का मतलब नाम होता है। वृद्धि, आ वृद्धि, ऐ वृद्धि, औ वृद्धि, ठीक है ना। ए का आ बना, ये गुण है, ये वृद्धि। ए का ऐ बना, इस ए के अंदर थोड़ी वृद्धि हुई, ठीक है ना। ए ऐ ओ औ तो आपको पता है, क्योंकि गुण संधि में ए ओ विकार होता है, वृद्धि संधि में ऐ औ विकार होते हैं। लेकिन अ क्या होता है? गुण होता है, आ वृद्धि होता है, ये भी याद रहे। अब बात करते हैं मेन, ये चीज तो अपन ने पढ़ रखी थी पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में प्रत्याहार पढ़े थे, प्रत्याहार बहुत ही सरल और एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे, वो दूसरे वीडियो में। अब तीसरे वीडियो के अंदर हम ये वेद मंत्रोच्चारणानुसार स्वर, ये कितने हैं भाई? ये चीज आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये कुल है 3। कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्चारण स्थानों के ऊपरी भागों से उत्पन्न या उच्चारित स्वर उदात्त स्वर कहलाते हैं। ये देखिए वैदिक स्वर है, इनको अपन क्या कहेंगे? वैदिक स्वर। वेदों में स्वर 3 ही होते थे, बाकी के जो भी थे उनको 3 भागों में बांटा था। जितने भी स्वर थे उनको 3 भागों में बांटा था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्चारण स्थान जो भी है ना, कंठ, तालु इत्यादि के ऊपरी भागों से उत्पन्न होते हैं, उसकी उत्पत्ति स्थल है, या उच्चारित या बोला जाता है, उसको उस स्वर को उदात्त कहते हैं। अनुदात्त उच्चारण स्थानों के नीचे के भागों से उत्पन्न या उच्चारित स्वर अनुदात्त कहलाता है। और स्वरित उच्चारण स्थानों के ऊपरी और नीचे के मिश्रित यानी दोनों भागों से उत्पन्न या उच्चारित स्वर को स्वरित कहते हैं। बात समझ में आए क्या? ये देखिए स्वरित होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि न तो ऊपरी न नीचे, बीच के भाग में स्वरित होता है। बीच के कभी नहीं होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, उसको क्या कहते हैं? स्वरित स्वर। आगे समझ में? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब इनके चिन्ह अपन को कहीं पर भी दिए जाते हैं कि ये चिन्ह, इसके चिन्ह क्या है, तो उदात्त का अपने कोई भी चिन्ह नहीं है। उदात्त के अंदर देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम नोट्स बना करके, हैंडमेड नोट्स बना करके आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो सामने अपना खुद का, हम बैकग्राउंड टीचिंग पढ़ा रहे हैं। बैकग्राउंड टीचिंग का मतलब नोट्स आपके सामने है, मैं मेरा चेहरा बताऊं आपको, यहाँ बोर्ड पे लिखूं और उसको मिटाऊं, ऐसे करूं, सब्सक्राइब करने के लिए बोलूं, ऐसा नहीं अपने यहाँ तो हम आपको बिल्कुल ही कम समय में ज्यादा पढ़ाई करा रहे हैं। तो देखिए अब चिन्ह क्या है? उदात्त के चिन्ह कोई नहीं है, ठीक है ना। जो अ आ ई लिखा जाता है ना, ऐसे कैसे उदात्त में लिखे जाते हैं। अनुदात्त में किसी भी स्वर के नीचे निशान होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? अनुदात्त। किसी अ के नीचे डंडी है, उ के नीचे डंडी है, ए के नीचे आड़ी डंडी है, वो क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके अनुदात्त। अब आता है स्वरित। स्वरित तो होता है ना, उसके ऊपर खड़ी लाइन होती है। ऊपर आ के ऊपर खड़ी लाइन है, ई के ऊपर खड़ी लाइन है, ए के ऊपर खड़ी लाइन है। तो इस तरीके से ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार के स्वरों को हमने पढ़ा है। अब ये केवल स्वतंत्र रूप से स्वर नहीं मिलते हैं, व्यंजन के अंदर स्वर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये सूत्रानुसार मैंने लिखा है ना, तो मैं त्रा के ऊपर ऐसे डंडी कर दूं तो ये त्रा क्या हो गया? स्वरित हो गया। अब देखिए वेदों के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं ना, हम कोई जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे खड़ा हाथ करते हैं, वो क्या होता है? वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों को प्रकट करते हैं। अग्नि इले प्रोहितम यज्ञस्य देवमृतिजम होताररन्दात्मम अग्नि पूर्वे ऋषिवृडियो नूतने ऋतस्ते वायवाक्षते अग्नि नाम रैव सनद पोष्मेव दिवे दिवे यत्सत्सं वीरवत्तमं अग्ने यज्ञमध्वनं विश्वतः परिपूरुषे। ऐसे मंत्रों को उच्चारित करते समय इनका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया क्या? अब अपन विस्तार से पढ़ते हैं इनको। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित अपने जो वर्तमान में स्वर है, इनको किस तरह से
प्रकट करते हैं और उनके आगे कितने भेद होते हैं। अब अपन इसका गहराई से ज्ञान करते हैं। देखिए, अपन जो स्वर बोलते हैं, जैसे अपन अ बोलते हैं, अ स्वर के कितने भेद है? 18 भेद है। अ कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। अपन ये सोचते हैं अ ह्रस्व आ दीर्घ 2 प्रकार हो गए। अरे 2 प्रकार के आगे देखिए, अभी अपन ने उद्दात अनुदात स्वरित और पढ़े थे, ठीक है ना? उद्दात अनुदात और स्वरित पढ़े थे। ये उद्दात अनुदात स्वरित है ना, ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? ये उद्दात अनुदात और स्वरित आगे 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक का मतलब अनुनासिक होता है, अननुनासिक का मतलब जो अनुनासिक नहीं होता है। ये इस तरीके से स्वरों के भेद, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में तो अपन ने बांट दिया था, आपको बताइए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ कितने होते हैं, प्लुत कितने होते हैं, ये अभी अपन ने पढ़ा था। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, प्लुत स्वर 9 होते हैं, ठीक है ना? 5, 8 और 9। उद्दात कितने होते हैं? उद्दात कितने होते हैं ये कोई गिना नहीं जाता है, ठीक है ना? अनुदात कितने होते हैं और स्वरित कितने होते हैं, ऐसे गिनती नहीं होती है। अब कौन सा स्वर उद्दात है, कौन सा अनुदात है, कौन सा स्वरित है, वो गिनती यहां पर करेंगे। यहां आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से ध्यान देना। प्रक्रिया समझ में आ गई तो आप बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। और अनुनासिक अननुनासिक क्या होते हैं, ये सूत्रों से थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सूत्र है, संस्कृत में पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। उकालो अज्रिष्व दीर्घ प्लुत। उकालो, उकालो का मतलब होता है ऊ का समय, ठीक है ना? पाणिनि जब रात को, मतलब जिस दिन शिव ने डमरू से उनको माइस सूत्र दिए थे, उसमें उन्होंने अई उण रील एवं अयोचय, तो वहां पर 9 स्वर पाए थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह 4 बजे जब मुर्गा बोला, तो मुर्गा कैसे बोला? कु कु कु। तो वहां पर उस कु की, ऊ की आवाज को, ऊ काल, ऊ का मतलब उस ऊ के काल यानी समय को, अच देखो अ और जय का चय बन गया, अच प्लस झय का क्या बन गया? है बन गया। झय का क्या बन गया? है बन गया, क्योंकि ये पूर्व सवर्ण है। पहले वाले जैसा बन गया, झय का पहले है था, तो झी का हिरी बन गया, हिरिश्व, झिरिश्व का हिरिश्व बन गया। दीर्घ और प्लुत अलग है, तो यहाँ ऊ काल अच हिरिश्व दीर्घ प्लुत, ये सूत्र व्याख्या है। ऊ के समय के अनुसार अच है, वो हृस्व दीर्घ और प्लुत में बांट दिए थे उन्होंने। कितने स्वरों को बांटा था? ए, ई, ऊ और री। इन 4 स्वरों को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। तो कुक, कु, कु, तो कुक को तो उन्होंने ह्रस्व स्वर में, और कु को दीर्घ स्वर में, और कु उसको प्लुत में। देखिए यहाँ पर कुक कु कु कु, आया समझ में? तो इसको आधा समय, इसको मान लो 1 सेकंड लग रहा है तो इसको 2 सेकंड लगेंगे, इसको 3 लगेंगे। इसको आधा सेकंड लग रहा है तो इसको 1 सेकंड लगेगा, इसको 1.5 सेकंड। ह्रस्व स्वर का दुगुना दीर्घ में और दीर्घ ह्रस्व स्वर का तिगुना प्लुत में समय लगाया जाता है। उस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांट दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उच्चे रुद्दात है, उच्चई उद्दात है। अभी अपन ने पढ़ा था कंठ तालु इत्यादि के ऊपर से उत्पन्न या उच्चारित स्वरों को उद्दात कहते हैं। ये नीचे रनुदात है, रे का विसर्ग बन गया तो नीचे ही बन गया, रे का विसर्ग बन गया, रे के अंदर से ए निकल करके अनुदात है। ये ना विसर्ग संधि में सारे समझ में आएगा। नीचे अनुदात है यानी उच्चारण स्थान के नीचे के भागों से उत्पन्न या उच्चारित स्वरों को अनुदात कहते हैं। समाहार स्वरित है, यानी समाहार यानी इन दोनों का समाहार, समूह है ना, मिश्रित, दोनों का ऊपर और नीचे दोनों के साथ में जो उच्चारित होता है या उत्पन्न होते हैं उन स्वरों को स्वरित स्वर कहते हैं। ये सूत्र हो गया। अब देखिए मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, ये सूत्र अपन को पढ़ाना था। मुख नासिका वचनों अनुनासिक का मतलब होता है मुंह और नासिका दोनों को साथ में मिला के जो उच्चारित किया जाता है उन स्वरों को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और अननुनासिक जो केवल मुख से उच्चारित किया जाता है वो अननुनासिक होता है। अनुनासिक जो केवल नाक से तो कोई बोल नहीं सकता, इसलिए मुंह और नाक दोनों से जो उच्चारण में बोले जाते हैं उनको मुख नासिका वचनों अनुनासिक कहते हैं। अब अपन आते हैं सीधे यहाँ पे अपन बात कर रहे थे
कि स्वरों के प्रकार, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? देखिए अ के कितने 18 प्रकार हैं। इसी तरह से आ ई, देखिए अ ई उ री री, इनके सारे समझाएंगे अभी एक ही सेकंड में, सारे आपके माइंड में आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे देखिए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत में अ बांटा हुआ है, फिर ए को उदात्त अनुदात्त स्वरित में बांटा नहीं, ए को नहीं बांटते। ध्यान से सुनो, अब सुनो, अ को तो अपन ह्रस्व में दीर्घ में प्लुत में बांट दिया। अब ह्रस्व को किस में बांटा? ह्रस्व को उदात्त अनुदात्त और स्वरित में बांटा। तो ह्रस्व कितने प्रकार के हुए? ह्रस्व 3 प्रकार के हुए, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। याद हो गया ना? याद हो गया। अब दीर्घ भी 3 प्रकार के, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। अब याद हुआ क्या? अब देखिए प्लुत भी 3 प्रकार के, प्लुत है उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से आ को ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। कितने प्रकार के हो गए भाई? यहां पर कितने प्रकार के? 9 प्रकार के हो गए। 9 प्रकार के कैसे हुए? अ ह्रस्व उदात्त, ये 3 प्रकार के, 3 प्रकार के ह्रस्व अ, 3 प्रकार के दीर्घ अ और 3 प्रकार के प्लुत अ। तो कुल मिला के 9 प्रकार के यहां पर अ हो गए। अब देखिए उदात्त कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अनुनासिक उदात्त और अननुनासिक उदात्त। अनुदात्त, अनुनासिक उदात्त और अननुनासिक उदात्त। स्वरित है ना, अनुनासिक स्वरित और अननुनासिक स्वरित। तो ये 2 प्रकार के हो गए। अब ये 2 प्रकार के हो तो पीछे सारे 2 हो गए। इसलिए जो अ यहां पर 9 प्रकार के बने थे, 3 ह्रस्व, 3 दीर्घ और 3 प्लुत से। अब 2 उदात्त और 2 अनुदात्त, 2 स्वरित से, तो कितने हो गए? 9 और 9 18। समझ में आया क्या? नहीं आया तो मैं 3 बार समझाऊंगा ऐसे। देखिए ह्रस्व उदात्त अनुदात्त और स्वरित हो गए, दीर्घ उदात्त अनुदात्त और स्वरित हो गए, दीर्घ को रेड लाइन से किया है, फिर प्लुत को उदात्त अनुदात्त और स्वरित से। अब ये उदात्त है वो अनुनासिक और अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक और अननुनासिक, स्वरित है वो अनुनासिक और अननुनासिक। इस तरीके से ये आपके कितने प्रकार के हो गए? 1 स्वर। अब एक चीज यहां पर है कि ये जो दीर्घ है ना, दीर्घ, ये यहां पर लफड़ा करवाएगा भाई। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो दीर्घ नहीं होते हैं। वो कौन सा होता है? री। री दीर्घ नहीं होता है। होता है क्या? री दीर्घ नहीं होता है। और उसके अलावा एक ऐसा होता है जो ह्रस्व नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है। वो कौन सा होता है? यहां पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक ऐसा होता है जो दीर्घ नहीं होता। 5 ह्रस्व स्वर है, 5 में से 4 ऐसे हैं जो दीर्घ होते हैं। ए का आ, ई का ई, ऊ का ऊ, री का री और ली का टाय टाय ठिस। मतलब री का दीर्घ होता ही नहीं है। अब दीर्घ स्वरों में आ, ई, ऊ, री होते हैं, उसका ह्रस्व होता है। और ए, आई, ओ, औ ऐसे होते हैं जिनका ह्रस्व नहीं होता है। ए, आई, ओ, औ ऐसे होते हैं जिसका ह्रस्व नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, तब जाके आगे के प्रकार आपको समझ में आएंगे। अब अपन इसको आगे देखिए डिटेल से भेद करने जाते हैं। तो ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं, लेकिन प्लुत सभी होते हैं। तो प्लुत सभी होते हैं तो प्लुत वाले 3 प्रकार तो सभी के लागू हो गए, और प्लुत वाले 3 प्रकार के आगे 2-2 प्रकार मतलब 6 प्रकार तो सभी के होते हैं। अब हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर 6 और 6 12 और 6 18 के 18 प्रकार हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पूरा लिखा है, खोल के लिखा है, तो आपको समझ में आएगा। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ठीक है। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा आ गया दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, क्योंकि पहले उदात्त क्लियर करें। ये सारे के सारे किसके हैं? उदात्त के हैं। ये 6 किसके हैं? अनुदात्त के। और ये 6 किसके हैं? स्वरित के। बात समझ में माइंड में आ रही है ना? ह्रस्व उदात्त अनुनासिक कितने होते हैं? एक आ होता है, क्योंकि ये ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो ह्रस्व में इसकी बारी आ गई, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया।
अब ह्रस्व अनुदात में भी आता है, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक में भी आता है, अनुनासिक और अननुनासिक, ये ऐसे हो गए। इसके ऊपर चंद्र बिंदु कर दो, अनुनासिक हो जाएगा, बिना चंद्र बिंदु का अननुनासिक हो गया। तो ये 6 प्रकार के ये हो गए, 6 प्रकार के ये हो गए, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अननुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अननुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अननुनासिक, ये आपके 6 प्रकार के हो गए। फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, स्वरित ह्रस्व स्वर स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक, क्या तो कुल मिला के 18 प्रकार हो गए किसके के। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया। अरे आप लोग खुद लिखो, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बना के फेंक दो, ठीक है ना? नहीं याद होता है दोबारा नकल करो, ये वीडियो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक अननुनासिक ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? 3 नाम ये, 3 नाम ये, 6 और 2 8 नाम याद रखने हैं। 8 नाम याद रखने हैं तो 8 प्रकार के नहीं हुए। देखो अ का प्रकार है ना, वो उदात नहीं होता है, या तो ह्रस्व उदात होगा, या दीर्घ उदात होगा, या प्लुत उदात। अब सीधा अनुनासिक नहीं होता है, या तो ह्रस्व उदात अनुनासिक होगा, या दीर्घ उदात अनुनासिक होगा, या प्लुत उदात अनुनासिक होगा, या इधर से आएगा कहीं से भी आएगा। अनुनासिक 6 प्रकार के, अनुनासिक 6 प्रकार के। आया समझ में? इस तरीके से उदात अनुदात। तो अब सीधा सीधा आपको समझाएं, ये होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? आपके अनुनासिक कितने होते हैं? 9। अनुनासिक कितने होते हैं? 9। आ गया समझ में? नहीं आया? देखिए अनुनासिक अनुनासिक ये 18 है, 18 में 9 बार तो अनुनासिक लिखा हुआ है और 9 बार क्या लिखा हुआ है? अनुनासिक। तो आपके अनुनासिक स्वर कितने होते हैं? 9। अनुनासिक स्वर कितने होते हैं? 9। लेकिन कुछ ह्रस्व और दीर्घ नहीं होते हैं, उनकी बात अलग है, अपन केवल अ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब उदात स्वर कितने होते हैं? उदात स्वर होते हैं 6 उदात अ होते हैं। अनुदात कितने होते हैं? 6। और स्वरित कितने होते हैं? 6। आया समझ में? देखिए उदात 6, ह्रस्व उदात दीर्घ उदात, ह्रस्व दीर्घ उदात, ठीक है ना? 6 नहीं, आपके देखिए ह्रस्व उदात दीर्घ उदात प्लुत उदात, तो 3 प्रकार के हुए, ठीक है ना? अनुनासिक आगे लगाएंगे, देखो ह्रस्व उदात, ह्रस्व उदात दोबारा आ रहा है ना? आगे अनुनासिक अनुनासिक नहीं जोड़ेंगे तब तक तो 3 प्रकार के होंगे ना, ह्रस्व उदात दीर्घ उदात और ह्रस्व उदात दीर्घ उदात और प्लुत उदात, ह्रस्व अनुदात दीर्घ अनुदात और प्लुत अनुदात, 3 प्रकार की हुए। अब स्वरित ह्रस्व स्वरित दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित 3 प्रकार के हुए। तो उदात 3 प्रकार के, अनुदात 3 प्रकार के, स्वरित 3 प्रकार के। अब ये 3 को यहां पर गुणा किया तो ऊपर से 3 और आएंगे, तो ये ह्रस्व को 3 भागों में बांटा, तो यहां पर ये अनुनासिक है तो उदात अनुदात स्वरित तीनों में बांटा जाता है। तो यहां पर ये 9 हो गए, ये 3 ये 3 ये 3, ह्रस्व उदात 3, ह्रस्व अनुदात 3 और ह्रस्व स्वरित 3, कुल मिला के अनुनासिक 9 अनुनासिक 9। ये आपको पूरा पूरा है ना, इतना गणित नहीं लगाना है, आपको केवल इतना समझना है कि अ के कितने भाग है? 18। उसी तरह से ई का ह्रस्व भी होता है, यहां ध्यान देना, ये चीज माइंड में रखनी है। अगर कम ज्यादा करने हैं तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत पे जाना है। ह्रस्व भी होता है कि हाँ, तो कितने हो गए ह्रस्व के? 2 4 और 2 6, ह्रस्व के 6। दीर्घ होता है कि हाँ, तो दीर्घ कहां पर है? ये दीर्घ 2 दीर्घ 4 और दीर्घ 6, कितने हो गए? 6 प्रकार के। तो 6 + 6 + प्लुत होता है कि हाँ, दोनों होते हैं, तो कुल मिला के 18 हो गए। ऐसे प्रकार याद रखने हैं। फिर आपको ई के अंदर भी सेम पोजीशन है, ह्रस्व भी होता है दीर्घ भी होता है प्लुत भी होता है, तो ई भी आपके 18 प्रकार के हो गए।
अब बड़ी ई आप कहोगे तो बड़ी ई नहीं गिनते हैं। देखिए यहाँ पर ई है ना, इसको आप 18 प्रकार करने जाओगे तो यहाँ पर आपके दीर्घ वाले में कैसे करोगे? दीर्घ ई को आप कहोगे ये ह्रस्व ई दीर्घ ई, तो दीर्घ तो है ही, फिर क्या करोगे? इसलिए बड़ी ई की कोई भी गिनती यहाँ 18 प्रकारों में नहीं होती है, छोटी ई की होती है। फिर छोटा ऊ है, उसका भी कितना प्रकार होता है? उसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 9 स्वर होते हैं ना जो माहेश्वर सूत्र में, उन 9 स्वरों की ही अनुनासिक अनानुनासिक में गिनती होती है। उन 9 स्वरों की ही काउंटिंग पूछी जाती है कि कौन सा कितना है। ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आगे थोड़ी गड़बड़ आएगी। अब ऊ के भी कितने हो गए आपके? ऊ के भी 18 प्रकार हो गए। अब री है ना, री के भी ह्रस्व होती है, री दीर्घ री होती है, पता है ना आपको? पहले वीडियो में बताया था कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। तो 13 स्वरों में री री री, उसके बाद में री आते हैं, तो री भी कितने प्रकार की? 18 प्रकार की होगी। तो 18 प्रकार के 4 होते हैं, 18 ई 18 ऊ 18 री 18, ये याद रखना है। अब री कितने प्रकार का होता है भाई? री होता है उसका दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ देखो ये दीर्घ उद्दात अनुनासिक में डैश कर दिया, दीर्घ उद्दात अनानुनासिक में डैश कर दिया। फिर प्लुत री होता है, प्लुत री होता है, फिर ह्रस्व री होता है। तो ये 4 यहां से आ गए। फिर यहाँ वाला दीर्घ कट हो गया, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ वाला दीर्घ कट हो गया, स्वरित वाला दीर्घ कट हो गया, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है। तो न तो वो उद्दात में दीर्घ होगा, न अनुदात में दीर्घ होगा, न स्वरित में दीर्घ होगा। इस तरीके से री आपके कितने? 4 4 8 और 4 12 प्रकार की हो गई है। री कितने प्रकार की हो गई? 12 प्रकार की। अब देखिए ए ह्रस्व ए होता है क्या? नहीं होता है। पीछे अपन ने दोबारा पढ़ा था, दोबारा दिखाया था मैंने अभी आपको नोट्स। तो ह्रस्व नहीं होता है। तो देखो ए ओ आई औ, ये चारों के चारों क्या? ह्रस्व नहीं होते हैं। तो ह्रस्व उद्दात अनुनासिक भी नहीं होंगे, ह्रस्व उद्दात अनुनासिक नहीं होंगे। उद्दात केवल 4 हो गए इनके, दीर्घ वाले 2 और प्लुत वाले 2, 4 हो गए। इन चारों का साथ में ही देख लेते हैं। और इनके भी देखो अनुदात के भी जो ह्रस्व 2 नहीं होते हैं, और स्वरित के भी ह्रस्व 2 नहीं होते हैं। तो 4 4 8 और 4 12, ए भी 12, ओ भी 12, आई भी 12 और औ भी 12 प्रकार के होते हैं। परंतु अब आपने ये चीज याद कर ली कि 18 प्रकार के, ई 18 प्रकार के, ऊ 18 प्रकार के, री 18 प्रकार के, ये 4 जने तो 18 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में ये 5 जने कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 5 जने होते हैं 12 प्रकार के। कौन से? री ए ओ आई औ। लेकिन ये याद रखना, ये जो हमने एक रेड लाइन खींची है और एक ब्लू लाइन खींच करके री और ली को बीच में ले लिया है, वो बीच में लेने का कारण ये है कि जो पाणिनि ने तो ये कह दिया, लेकिन पाणिनि के बाद में आए कात्यायन। कात्यायन ने एक वार्तिक बनाया कि भी आप लोग सवर्ण संज्ञा करते हो ना, वहां पर उसका कोई भेद नहीं होता है। तो ई और ई की सवर्ण संज्ञा है, अ और आ की सवर्ण संज्ञा है, इसलिए इसमें कोई डिफरेंट नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर री और ली तो सवर्ण नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग अलग लिख दिया पाणिनि ने। लेकिन कात्यायन बोले कि इनको एक जैसे ही मानो, री और ली तो एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इनको एक जैसा मानो। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये यहाँ देखो, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये पाणिनि ने बोला। तालु इत्यादि या फिर आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के अनुसार जो समान होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ तो इनका न तो तालु इत्यादि है, ठीक है ना, री का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा, और री का दंता। तो ये तालु इत्यादि के अनुसार भी सवर्ण नहीं है और प्रयत्न के अनुसार भी सवर्ण नहीं है। तो यहाँ पर री और ली सवर्ण संज्ञक है। कैसे? इसलिए देखिए, री ली वर्णियो मिथ सवर्णम वाच्यम, यहाँ सबसे नीचे बॉटम में लिखा हुआ है री और ली वर्णों को मिथ यानी आपस में सावर्ण्यम यानी सवर्ण, वाच्यम यानी मानो। ये कात्यायन ने कहा था वार्तिक कि री और ली को आपस में सवर्ण मानोगे, तो सवर्ण मानोगे तो एक जैसे, जैसे ई और ई सवर्ण है तो उसके कितने काउंट हो गए? 18 हो गए। तो यहाँ पर आपके इसलिए री के 30 प्रकार हो गए और ली के भी 30 प्रकार हो गए। ये देखो उछल करके आगे चल गए। ये कितने प्रकार के हो गए भाई? 30 प्रकार के हो गए। ये कितने प्रकार के हो गए?
30 प्रकार के, री भी 30 प्रकार के और री भी 30 प्रकार के। अब री के 30 प्रकार कैसे हुए कि री वाले 18 और ली वाले 12, ली वाले 12 भी इसमें काउंट कर देंगे तो री कितने प्रकार के हुए 30 प्रकार के। अब ली 12 प्रकार का होता है तो ये इसका सवर्ण है, तो ली के जो 12 प्रकार है उसमें री वाले 18 मिला दो तो 18 और 12 मिलकर के 30 प्रकार। तो री कितने प्रकार का 30 प्रकार का, ली कितने प्रकार का 30 प्रकार का। अब अंतिम रूप से हम आपको बता ही देते हैं कि अ के कितने प्रकार 18, ई के कितने प्रकार 18, ऊ के कितने प्रकार 18, री के कितने प्रकार 18 बोल रहे हो नहीं, री के 30 प्रकार, ली के कितने प्रकार 30 प्रकार, ए के इसमें कोई सवर्ण नहीं है, इसके तो 12 ही रहेंगे। ए ओ आई औ के कितने रहेंगे 12। तो आपको क्या याद रखना, 3 जणों के 18 और 2 जणों के री और ली के 30। ए ओ आई औ कितने प्रकार के होते हैं, ए ओ आई औ आपके 12 प्रकार के होते हैं। ये तीनों 18, ये दोनों 30, ये चारों 12 प्रकार के होते हैं। अब आपको मुझे लगता है कि आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हम देखो वाच्य जैसे हार्ड टॉपिक भी हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं, तो आप लोग है ना समास, वाच्य, कारक को भी बहुत बेरहमी से पढ़ाया हम लोगों ने। हम ट्रिक से पढ़ाते हैं और एक एक टॉपिक को घुमा फिरा के ऐसे पढ़ाते हैं कि देखो पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम सारे तरीकों को साथ में मिला करके नया तरीका बना करके पढ़ाते हैं। इसलिए आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे चैनल पर सारे वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग है ना देखिए संस्कृत में पारंगत हो जाएंगे। बड़े बड़े विद्वान लोग भी हमारे वीडियो को देख करके और आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के वीडियो का हम यहीं विराम लेते हैं, अगले उच्चारण स्थान के वीडियो तक। और आप जल्दी से हमारे नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए, पीछे वाले वीडियो भी देख लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।